हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में सीबीएसई क्लास 10th की टर्म 2 की जो एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है उसमें सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, उसमें हम लोगों ने अभी तक 4 पार्ट में सीखा है। 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हम लोग देख चुके हैं। तो 4 पार्ट में हमारा जितना सेशन कंप्लीट हुआ है उसके बाद का जो रिमेनिंग पार्ट है हम लोग देखेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे, जहां पर जो हो सकता है जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ। तो नेक्स्ट पार्ट जो है ये पार्ट आपको पार्ट 5 होगा। इट माइट भी कि आज कंप्लीट हो जाएगा जितना कंप्लीट हो, लेकिन हम ये डिपेंड्स करता है एग्जाम्पल के ऊपर, बच्चों के समझने के ऊपर। उसके अकॉर्डिंगली टाइम कंज्यूमिंग होती है, नहीं तो 6 पार्ट तो होना ही होना है। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक करके सारे पॉइंट को समझें। आइए हम कल के जो पॉइंट हम लोगों ने एंड किया था, तो कल हम लोगों ने देखा था कोल को देखा था, द टाइप्स ऑफ कोल्स एंड कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे देश में, वो हमने देखा था। उसके बाद मैंने बोला था लास्ट में कि हम लोग मैप को देखेंगे। तो मैप के माध्यम से ये हमारे देश के जो कोयले का डिपॉजिट्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मैप में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रेफरेंस होता है, कोल फील्ड, कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स, मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स एंड एचवीजे नेचुरल गैस पाइपलाइन। ऐसा पाइपलाइन जो कनेक्ट हुआ है, सो पाइपलाइन के थ्रू भी गैस एक शहर से दूसरे शहर आसानी से पहुंचता है, जिससे कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है गैस को पहुंचाने के लिए वो कम हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कोल फील्ड में नैवेली, यहाँ तमिलनाडु में, यहाँ पर देखिए नैवेली जगह है, यहाँ भी कोल फील्ड है। उसके बाद अगर आप समझ सकते हैं तो ये आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना से लेकर के थोड़ा सा इधर टच कर गया। ये एरिया देखिए मेरा तीर का निशान महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ये घुस गया। ये महाराष्ट्र का हिस्सा जो है ये मध्य प्रदेश में घुस गया, और फिर इधर आपका आ गया छत्तीसगढ़, और से ये उड़ीसा, झरिया, बोकारो, ये झारखंड आ गया। तो कोरबा छत्तीसगढ़ है आपका, और इधर से हो गया तालचेर, उसके बाद रानीगंज हो गया आपका वेस्ट बंगाल। तो ये सब शैडो वाला एरिया जितना देख रहे हैं आप, ये सब जो है कोल डिपॉजिट्स है। उसके बाद आप यहाँ आ जाइए, जो असम का जो एरिया है ये सब थोड़ा मणिपुर का एरिया, यहाँ भी कोल डिपॉजिट्स है, और कहीं आपको कोल डिपॉजिट्स नहीं मिलेगा। इधर में कोल डिपॉजिट्स नहीं है, आप देख सकते हैं मैप में। उसके बाद अब कोल माइंस की बात करें, कोल फील्ड के बाद कोल माइंस जो है, तो कोल जहाँ पर कोल फील्ड होगा वहीं पर कोल माइंस होगी। तो ये देखिए तमिलनाडु, देखिए आपको फिर से ये सिंगरेनी, देखिए सिंगरेनी जो दिखा रहा है यहाँ पर जगह, ये भी आंध्र प्रदेश में। फिर कोरबा हो गया छत्तीसगढ़ में, सिंगरौली हो गया आपका मध्य प्रदेश हो गया, बोकारो झारखंड में, झरिया झारखंड, रानीगंज वेस्ट बंगाल। ये 3 देख रहे हैं पॉइंट, ये हो गया आपका। फिर इधर से असम और ये मणिपुर का एरिया जो है ये हो गया आपका, और कहीं नहीं है। तो इस तरह से हो गया आपका कोल माइंस का। फिर ऑयल फील्ड्स का हो गया आपका रेक्टेंगुलर, जहाँ तेल का जो है, तो तेल का आप देख लीजिए एकदम सा पश्चिम में आ जाइए, भारत के मैप को देखिए, इंडियन मैप को। तो मुंबई हाई, ये समुद्र में हमारा एरिया है, ये अरेबियन सी दिख रहा है आपको। ये मुंबई हाई जो है तेल का, ये कुछ रिफाइनरी केंद्र है, तेल शोधक है, यहाँ पर प्लांट लगाया गया है यहाँ पर रिसर्च के लिए। तो थोड़ा सा तेल आपका यहाँ पर है, ऑयल फील्ड। उसके बाद आप देखिए तो थोड़ा सा गुजरात में है, ये देख रहे हैं ना, कलोल में है, कलोल जगह है, वहाँ पर है। उसके बाद आप असम में चलिए, असम का दिग्बोई, और ये सब देख रहे हैं ना, ये एरिया, ये दिग्बोई है, ये एरिया असम है। तो ये असम का एरिया में भी यहाँ पर 1, 2, 3, 4 स्क्वायर में जो रेड कलर का आप देख पा रहे होंगे तीर के निशान से, ये एरिया हो गया आपका पूरा का पूरा। आप समझ सकते हैं अगर इसको अगर हम ड्राइंग के माध्यम से आपको बताएं तो ये एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया ये असम का दिग्बोई है। ठीक है, आप इसको थोड़ा और इसको थिकनेस में समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए ये एरिया पूरा असम का दिग्बोई है। इस तरह से आप इसको, थोड़ा ज़्यादा हो गया है मोटा थिकनेस, इसको और हम लोग कम कर ले, समझ में आएगा हमारा। ये देखिए
थोड़ा सा और कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो ये समझ लिया आपने। फिर देखिए मेजर नेचुरल गैस रिजर्व। तो मेजर नेचुरल गैस रिजर्व का जो बना हुआ है आपको, वो ये देखिए गुजरात है, ये एरिया देखिए गुजरात का वर्धा। इसके बाद ये राजस्थान दिख रहा है जी। इसके बाद आप सर्च कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे हैं मुंबई हाई में ये थोड़ा सा ये एरिया है, ये देखिए, ये तमिलनाडु देखिए। फिर तमिलनाडु में है ये बाहरी ये एरिया है, ये देखिए ये समुद्र में ही है। तो ये सब एरिया जो आप देख रहे हैं ये मेजर गैस नेचुरल गैस का रिजर्व का एरिया हो गया आपका। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि अगला जो है वो गैस पाइपलाइन का है, हल्दिया बीजापुर। हाँ, हल्दिया बीजापुर कहा जाता है, HVJ हल्दिया बीजापुर, ठीक है। गैस पाइपलाइन, नेचुरल गैस पाइपलाइन है। तो हल्दिया बीजापुर देख ही लीजिए, यहाँ गुजरात से स्टार्ट है और हल्दिया जो पड़ता है ये देखिए कैसे जाता है यहाँ से। तो ये आपका ये है, हाँ, यहाँ होते हुए वर्धा गुजरात होते हुए ये झबुआ और ये बीजापुर देखिए, बीजापुर होते हुए ये पहुँच जाता है दिल्ली यहाँ से। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये गैस पाइपलाइन अभी लगी हुई है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस का डिस्ट्रीब्यूशन था हमारे देश में। इसके बाद का जो आज का हम लोग का न्यू पॉइंट है, न्यू टॉपिक है, इसमें पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम को हम समझेंगे, पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। कोयले के बाद सबसे बड़ा जो एनर्जी का है वो है आपका पेट्रोल है और सबसे ज़्यादा खपत में है। इसका ये ऐसी बात है कि ये हमारे देश में तो कम ही पाया जाता है। अभी आप देखें असम में और आपको मुंबई हाई में, लेकिन इसकी के कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जो ऑटोमोबाइल यूजर्स हमारे कंट्री में जितने सारे हैं, बाइक अगर 2 व्हीलर्स की बात करें, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 6 व्हीलर्स, 8 व्हीलर्स, 10 व्हीलर्स, 12 व्हीलर्स में हमने जितना जाना है तो 20, 30 व्हीलर्स तक की गाड़ियाँ है, बड़ी बड़ी लॉरी जो चलती है, बड़े बड़े कार्गो टाइप की गाड़ियाँ। तो कहीं ना कहीं ये सारे कार्स जो है इतने ज़्यादा है, संख्या में पेट्रोल की सबसे ज़्यादा खपत है। So petroleum or mineral oil is the next major energy resource in India after coal. It provides the fuel for heat and lighting, lubricants for machinery and raw materials for a number of manufacturing industries. Petroleum refineries act as a nodal industry for synthetic textile. तो पेट्रोलियम का भी इस्तेमाल जो है सिंथेटिक टेक्सटाइल बनाने में, कपड़े में भी इस्तेमाल होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी समझिए। सिंथेटिक टेक्सटाइल जो बात हो रही है मैं बता दूँ आपको। यहाँ पर ये हाइलाइटर की ज़रूरत है, तो आई विल टेक द हाइलाइटर, क्योंकि अभी जो होगा हम लोग को ये हाईलाइट करेंगे। तो सिंथेटिक ये टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो हमारा जो है पेट्रोलियम में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में है। So most of the petroleum occurrence in India are associated with anti-cleans and fault trap in the rock formation of the tertiary age. So in region of folding देखिए धरती का मुड़ना, क्रैक्स होना चट्टानों में, तो रीजन ऑफ फोल्डिंग एंटी क्लींस और डॉम्स। So it occurs where oil is trapped in the crest of the uphold. The oil bearing layer is a porous limestone or sandstone through which oil may flow. The oil is prevented from rising or sinking by intervening non-porous layer. Petroleum is also found in fault trap. यानी पेट्रोलियम का इस्तेमाल जो अलग गलतियाँ बहुत सारे पाइपलाइन हो या और भी इंडस्ट्रीज में, तो पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन द fault traps between porous and non-porous rocks. Gas being lighter
यूजुअली अकर्स अबव द ऑयल। तो कहा गया ये है कि गैस जो है पेट्रोल से हल्का होता है और ये पेट्रोल के ऊपर रहता है। अब आप इसको समझ सकते हैं, अगर नहीं समझते हैं तो ये पानी में ज़्यादातर मिलता है। और हमने अभी जो दिखाया है मैप में आपको मुंबई हाई, वो अरेबियन सी में देखा आपने, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल का। अब आप कहेंगे सर पानी में तेल मिक्स रहेगा, तो नहीं, पानी में तेल मिक्स होता ही नहीं है, बिल्कुल ऊपर रहता है, अलग लेयर बनता है उसका। हाँ, उसको इस तरह से और फिर रिफाइनरीज में आकर उसको रिफाइन करके अलग और भी बचा खुचा जो अनवांटेड चीज़ें होती है मिक्सचर, उसको कर दिया जाता है। सो पेट्रोलियम इज ऑल्सो गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर्स अबव द ऑयल। मुंबई हाई, Gujarat and Assam are major petroleum production areas in India। एकदम अंडरलाइन कर लीजिए, मुंबई हाई, गुजरात एंड असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। फ्रॉम द मैप locate the three major offshore field of western India। Ankaleshwar is the most important field of Gujarat। Ankaleshwar is the most important field of Gujarat। And Assam is the oldest oil producing state of India। इसमें दिग्बोई शहर है, दिग्बोई एंड नहार कटिया एंड मोरान हरिजन आर द इम्पोर्टेंट ऑयल एंड फील्ड इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो हमारे देश में काफ़ी खपत इसका ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है, लेकिन हम लोग इसका ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तक आइडेंटिफाई बहुत कम हो पाया है। इस 3 स्टेट में ही आप देख रहे हैं, गुजरात और आपका महाराष्ट्र का जो मुंबई है और असम हो गया, असम का दिग्बोई एरिया। यही एरिया जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा पेट्रोलियम का है। आइए हम आगे चलते हैं नेचुरल गैस की ओर। तो नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स फाउंड इन एसोसिएशन विथ और विदाउट पेट्रोलियम। So it is used as a source of energy as well as an industrial raw material in the petrochemical industries। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये आप 10th क्लास कंप्लीट करने के बाद 11th पढ़ेंगे, फिर 12th पढ़ेंगे साइंस में। इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें एक डिपार्टमेंट जो है ये पेट्रोकेमिकल्स डिपार्टमेंट आज के ज़माने में काफ़ी डिमांडिंग है। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जब आप करें या बीटेक करेंगे तो पेट्रोकेमिकल्स से काफ़ी डिमांड है। और पेट्रोकेमिकल्स का कॉलेज बहुत कम है, मैं बता देता हूँ। तो पुणे में है इसका, बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, ज़्यादातर हमारे देश में नहीं है। और बहुत कम बच्चे जानते हैं कि पेट्रोकेमिकल से, बच्चे सिंपल जानते हैं सिविल से इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल से होता है, कंप्यूटर से हो गया, आईटी जिसको बोलते हैं, ईएनटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, और कुछ ऐसे जो है जनरली बच्चे जानते हैं। लेकिन ये मैं स्पेशल बता देता हूँ, व्हेन आई वाज इन पुणे, तो ये काफ़ी डिमांडिंग इंडस्ट्रीज़ है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसके जॉब एकदम 100% मैं बोल रहा हूँ, निश्चित 100% जॉब है इसमें, पेट्रोकेमिकल्स में। तो ये इंजीनियर क्योंकि और इसमें अभी सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इंडिया में है, क्योंकि रिलायंस अभी पेट्रोलियम की खोज में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं और गुजरात का एरिया और वो सब एरिया में ज़्यादा लगाए हुए हैं। आप एक बार सुने होंगे आज से 10 साल 15 साल पहले, तो आप लोग के 10th का एज है तो उतना नहीं, लेकिन आप अपने पापा अंकल दादाजी से पूछिएगा, रिलायंस की पेट्रोल पंप भी हुआ करती थी और है भी बहुत जगहों में, तो उनके अपने हैं, तो उनके रिसर्च, उनके अपने कॉलेज हैं। तो ये इंडस्ट्री को ग्रोथ देने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है, क्योंकि हमारे कंट्री में पेट्रोल की काफ़ी डिमांड है। जैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे मैं नए वीडियो में उसको शेयर करने वाला हूं, फिर भी बता देता हूं शॉर्ट में, अभी याद आया तो, क्योंकि ये एनर्जी की बात हो रही है। तो सेमीकंडक्टर कल हमारे कंट्री में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि सेमीकंडक्टर का हम लोग बनाएंगे। हमारे देश में सेमीकंडक्टर नहीं बनता है, एक प्रकार का ये चिप्स है। तो ये हमारा जितना सारा कार बाइक्स जो होता है सेंसर से काम करता है उसमें, और कंप्यूटर में, मोबाइल में यूज होता है। तो हम लोग दूसरे कंट्री से मंगाते हैं सेमीकंडक्टर। तो इसी तरह से पेट्रोकेमिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी
वही है, तो हमारा देश भी इस बार तय किया है कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स, इस कोरोना काल में हर कंट्री का सेमीकंडक्टर्स बनना कम हो गया है ड्यू टू कोविड-19। सो नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो नेचुरल गैस इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे हो गया भाई? यानी इसमें जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो ओमिशन है, उत्सर्जन जो है वो बहुत ही कम है, बहुत कम है, बहुत कम पॉइंट में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि CO2 जो है हमारे लिए, हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, एनिमल्स के लिए, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उसके लिए बहुत हानिकारक है। तो उस हिसाब से नेचुरल गैस में इनके जलने के बाद जो CO2 निकलता है बहुत कम निकलता है, इंस्टीड ऑफ पेट्रोल्स एंड डीजल एंड किरोसिन। तो इसलिए नेचुरल गैस, जिसमें हम आपको बता दें, पहले भी बताया था, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस गाड़ियां में यूज होती है। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में उसके प्लांट लग गए हैं, जैसे पेट्रोल का पंप है, पंप जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कि जैसे पेट्रोल स्टेशन है, वैसे ही CNG गैस का स्टेशन है। लाइन लगाकर गाड़ियां उसको CNG फुल कराते हैं और उसका इस्तेमाल होता है। तो दिल्ली में तो मैक्सिमम बसेस आप देख सकते हैं, दिल्ली की बसेस, ग्रीन बसेस और रेड बसेस, दो कलर की बस चलती है, और ब्लू बसेस, प्राइवेट बसेस। उस पूरे दिल्ली में मैं अच्छा खासा 2 साल दिल्ली रहा हूँ, तो मैंने देखा कि वो CNG जब नया आया था, आज से करीबन 10 साल पहले, मैं बता रहा हूँ, मैं आई वॉज इन 2010 इन दिल्ली, अभी 2021 हो रहा है, तो 11 साल हो गया मुझे दिल्ली छोड़े हुए। 11 में मैं चला गया था पुणे। उस समय CNG का नया चलन आया था। CNG तो अब हर शहर में हो गया, पटना में भी CNG आ गया है। तो नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज लो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, लो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, बहुत ही कम उत्सर्जन होता है, और इस इमिशन एंड इज देयरफॉर द फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी, द फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरीज। तो लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैज बीन डिस्कवर्ड। जिस तेजी से नेचुरल गैस का उत्पादन बहुत तेजी से हो रहा है, तो लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैज बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो ये दो नदियां हैं, कृष्णा और गोदावरी का जो बेसिन हिस्सा है ये, although the best cost of reserves of the Mumbai High and allied field are supplemented by finds in the Gulf of Cambay, Gulf of Cambay। देखिए ये जो एरिया है, जो यहाँ पर मुंबई हाई एंड अलाइड फील्ड आर सप्लीमेंटेड बाय फाइंड्स इन गल्फ ऑफ कैम्बे। तो गल्फ ऑफ कैम्बे जो है, और उसके बाद हमारे देश का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया है अपने, कि अंडमान निकोबार जो है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे से आप जा सकते हैं, जो कोलकाता में है, जो उसी के अपोजिट में ये सामने में पड़ता है। ये आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एरियाज हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। तो ये अंडमान निकोबार जो द्वीप है, आइलैंड है, 38 आइलैंड है। थोड़ा सा मैं फिर से याद दिला दूं, यहाँ पर 600 के आसपास आइलैंड है, जिसमें 38 आइलैंड पर लोग रहते हैं। 600 अक्रॉस द आइलैंड है, जिसमें 38 आइलैंड पर लोग रहते हैं, हमारे देश के लोग हैं। और हर आइलैंड का नाम जो है वो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर से है। सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, सावरकर आइलैंड, ऐसे नाम दिया गया है। ये भी मैंने रिकॉर्ड करके आप लोगों को बताया है, शायद आप सबको मिला के अंडमान एंड निकोबार, सबको मिला करके अंडमान निकोबार है। और ऑल्सो इम्पोर्टेंट एरियाज हैविंग द लार्ज रिजर्व्स ऑफ द नेचुरल गैस। सो ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर हाजरा बीजापुर जगदीशपुर, है ना, ये HVJ जो था, ये 1700 किलोमीटर लॉन्ग हाजिरा बीजापुर जगदीशपुर क्रॉस द कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स। तो ये गैस पाइपलाइन का लिंक्स है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आपको बन सकता है अगर 1 मार्क्स का बने, कि जो गैस की पाइपलाइन हमारे देश में कहाँ से कहाँ तक बिछी हुई है, तो ये इसका आंसर बन सकता है आपका। और उसका डिस्टेंस कितना है, तो आपको 1700 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर याद कर लीजिए। लॉन्ग हाजिरा बीजापुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई एंड बेसिन्स विद द फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। मुंबई हाई आपने, हम लोगों ने देखा ही, मुंबई हाई जो अरेबियन सी में है,
and machine of the fertilizer power and industrial complexes in western and northern India. So this artery has provided an imputance to Indian gas productions. The power and fertilizers industries are the key users of natural gas. सो यूज़ ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म भी दे दिया है आपको, आपके बुक में भी है. यूज़ ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फॉर व्हीकल्स और टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल्स इज गेनिंग वाइड पॉपुलरिटी इन द कंट्री. तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है नेचुरल गैस जो है, जो हम लिक्विड वाला जो पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते थे या करते हैं, उससे आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है उसके मात्रा में अगर देखा जाए उसके अनुपात में, तो सीएनजी में काफ़ी कम निकलता है. तो इससे डिमांडिंग हो गया है और एक समय ऐसा आएगा, मैं बता दूं, पूरे देश में नेचुरल गैस जो है ये सीएनजी वो हर जगह इस्तेमाल में, हर गाड़ियां, बाइक सब में ऐसे कंपनियां, बाइक तो अभी नहीं लाई है, 3 व्हीलर्स तक आया है, उसके ऊपर में बहुत सारी गाड़ियों में आ गया है. तो ये हमारा व्हीकल्स रिप्लेस लिक्विड फ्यूल्स इज गेटिंग वाइड पॉपुलरिटी इन द कंट्री. तो ये यहाँ आपका पेट्रोलियम के बाद आपका नेचुरल गैस, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी में है. सो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ such a wide range of applications in today's world that it per capita consumption is considered as an index of development. Electricity is generated mainly in two ways. By running water, which derives hydro turbines. तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर मैं बता दूं, बिजली बनाने के लिए बिजली का जो उत्पादन होता है उसकी प्रोसेस होती है, वो कई प्रकार से बिजली बनती है, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको पनबिजली कहा जाता है. अब आप सोच रहे होंगे सर कि पानी से बिजली कैसे बनता है, तो मैं बता दूं, पनबिजली के लिए जो पहाड़ों पर ऊपर में वाटर को स्टोर करके ऊंचाई से नीचे पानी छोड़ा जाता है, और बिजली जो बनने के लिए होता है जनरेटर का चलना जरूरी होता है. तो जनरेटर को मूव कराने के लिए, उसकी चक्री को मूव कराने के लिए हम लोग टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं. टरबाइन को मूव कराने के लिए हम लोग पानी का जो फ्लो होता है उसका फोर्स का इस्तेमाल करते हैं. तो वाटर के फोर्स से टरबाइन की पंखी घूमती है. समझ लीजिए, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से पूरी जिंदगी याद रहेगा. वाटर के, पानी के फोर्स से, बल से, उसके फ्लो से टरबाइन की पंखी को घुमाया जाता है. टरबाइन की पंखी घूमती है तो उससे फीता लग करके कनेक्ट होकर के दूर में जनरेटर कनेक्ट रहता है, डायनेमो जिसको बोलते हैं. उस डायनेमो को घूमने से बिजली स्पार्क होकर के पैदा होती है. तो ये इलेक्ट्रिसिटी का एक कहानी हो गया बिजली बनाने की. दूसरा मैं बता दूं आपको, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड मेनली इन टू वेज, बाय रनिंग वाटर एंड विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइंस एंड जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एंड बाय बर्निंग द अदर फ्यूल्स सच एज कोल. तो कोयले को भी जला करके हम लोग क्या करते हैं, उसके वाष्प के से फिर वही टरबाइन को घुमाना, फोर्स लगा करके प्रेशर से, एंड पेट्रोलियम नेचुरल गैस टू डिराइव टरबाइंस टू प्रोड्यूस द थर्मल पावर. once generated the electricity is exactly the same. तो जियोथर्मल पावर प्लांट भी होता है धरती के अंदर से. आप सुने होंगे कि वो क्लाइमेट में, इतनी धरती में गर्मी होती है, उससे भी बिजली बनती है. हाई टाइड समुद्र में भी ऐसे, ये 8 क्लास का मैं बता रहा हूँ, सब इसमें है. 8 क्लास में हमने पढ़ाया है कि टाइड्स होता आते हैं, टाइड्स जो चक्रवात होता है उसकी जो फोर्स से जो टरबाइन घूमता है वहाँ भी बिजली का निर्माण होता है. और एक और मैं बता दूं, विंड एनर्जी जिसको कहते हैं, हवा वाले एरिया में, तो ये साउथ वाले जो एरिया है, आपको दक्षिण भारत का दक्षिण एरिया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का एरिया मैं देखा हूँ, मैं गया हूँ आंध्रा में, मैं चेन्नई गया था. चेन्नई जाने में ये मिला था मुझे. तो बड़े बड़े पोल खड़े होते हैं, उसके बड़े बड़े 3-3 ब्लेड होते हैं, और हवा के
फोर्स से वो ब्लेड का घूमना और उस ब्लेड के फोर्स से टरबाइन को घुमा करके फिर भी डायनेमो को रन कराना, स्पार्क कराना, स्पार्क करके जनरेट करना बिजली। तो ये बिजली के ये सोर्स है, माध्यम है। लेकिन बहुत जैसे कि अब विंड को समझे हवा से, तो विंड उतना ज़्यादा हमेशा गति से नहीं बहता है, तो इसलिए वहाँ पर वो प्रॉब्लम हो गया है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में हम बिजली उत्पादन नहीं कर सकते। कोयला से कर सकते हैं, कोयला कंटिन्यूअसली मिलने वाला चीज़ है जिसको फोर्स मिलेगा। हाइड्रो पानी का भी वही कहानी है पानी के। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फॉलोइंग वाटर which is renewable resources. So India has a number of multi-purpose projects like in भाखड़ा नंगल, ये डैम है भैया, ये डैम है, इसको याद कर लीजिए, भाखड़ा नंगल डैम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, द कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट, ये देखिए कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट ETC. So producing hydroelectric power and thermal electricity is generated by using coal, petroleum and natural gas. The thermal power stations use non-renewable fossil fuels for generating electricity. The thermal power stations use non-renewable fossil fuels for generating electricities. तो बिजली बनाने के लिए भी एक थर्मल पावर का मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था आपको कि बिजली कैसे और बनती है। आइए हम लोग देखते हैं कि इस मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में जो अलग अलग जो न्यूक्लियर प्लांट है और थर्मल प्लांट है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये पूरा आप दो ऐसे सिंबल से इसको समझेंगे। जो रेड कलर का जो ट्रायंगल बना हुआ है वो आपका न्यूक्लियर प्लांट का है। आइए नीचे से देखते हैं, साउथ से चलते हैं। तो साउथ में ये कल्पकम जो है तमिलनाडु में पड़ता है ना जी। तो तमिलनाडु में कल्पकम जगह याद कर लीजिए, ये जगह मैं इसको थोड़ा ड्राइंग ले लेता हूँ और आपको ड्राइंग के माध्यम से इसको ड्रा कर दूँ जिससे कि आपको समझ में आए। तो ये देखिए, ये एरिया है आपका कल्पकम का, इट्स नॉट वर्किंग ना, कल्पकम का ये हो गया आपका, जिसमें न्यूक्लियर का हो गया। उसके बाद ये कैगा, तो कैगा हमको लगता है कि ये आपका एरिया हो गया कर्नाटका का, ठीक है। दिस एरिया फॉर कर्नाटका, कैगा में न्यूक्लियर प्लांट है। फिर आ जाइए ये तारापुर महाराष्ट्र का ये बॉर्डर है, और ये गुजरात में आ गया काकरापाड़ा, ये गुजरात का एरिया हो गया आपका। उसके बाद आप देखिए रावत भाटा राजस्थान। इसके बाद आप देखिए नैरोरा कहाँ है जी? यूपी। तो उत्तर प्रदेश में, हाँ ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड एरिया, ये नैरोरा हो गया। हाँ, नोएडा का ही पास का ये दिल्ली और फरीदाबाद सर। तो इस तरह से आपका न्यूक्लियर प्लांट बहुत ही कम है हमारे देश में। अब हम लोग देखते हैं, आइए दूसरे कलर से हम लोग देखेंगे। येलो कलर से हम लोग न्यूक्लियर प्लांट देख रहे हैं। राउंड जो ब्लैक कलर में है, लेकिन मैं ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करूंगा आपको समझाने के लिए, तो मैं आपको रेड कलर का इस्तेमाल करूंगा। रेड कलर से आपको थर्मल बताऊंगा नीचे से। तो ये तूतीकोरिन जो है आपका ये एरिया, ये आपके तमिलनाडु में ही पाता है। ये हो गया आपका थर्मल प्लांट। फिर आप देखिए नैवेली, ये तमिलनाडु का ये हो गया एरिया, ये हो गया आपका, ये भी हो गया नैवेली। इसके बाद थोड़ा सा मैं बता दूं कि थोड़ा इसको थिकनेस कम कर दूं, क्योंकि लोगों के आपको लेटर ये हो जाने से दिक्कत होगा। ज़्यादा ही पतला हो गया ये। हाँ, इसके बाद आप आइए विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है ना जी। ये आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, ये कोट्टांगुम, ये आंध्र प्रदेश में है। यानी ये रामगुंडम, ये हमको लगता है तेलंगाना में है। हाँ, तेलंगाना में दोनों कटके हो गया। फिर आइए पड़ली जो हो गया आपका, ये पड़ली हो गया आपका महाराष्ट्र। उड़ान हो गया महाराष्ट्र। टॉम्बे हो गया महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र। भुसावल हो गया आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, सॉरी महाराष्ट्र में पड़ता है। भुसावल का केला बहुत फेमस है। फिर उसके बाद उकई है, वो भी आपका महाराष्ट्र में है। एंड कारादाई भी महाराष्ट्र में ही है। इसके बाद चंद्रपुर जो है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में ही है।
इसके बाद सतपुरा आ गया आपका मध्य प्रदेश, ये बॉर्डर देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश हो गया। एंड तालचेर हो गया आपका उड़ीसा, ये बॉर्डर तालचेर उड़ीसा। कोलकाता आपको पता ही है, वेस्ट बंगाल। फिर सियालदा हो गया आपका। थर्मल पावर देखिए कितना ज़्यादा है। सियालदा हो गया आपका, दुर्गा चंद्रपुर हो गया आपका, छत्तीसगढ़ इधर हो गया, झारखंड। रिहांद डैम है ये, इस डैम पर है। ये कोरबा है, छत्तीसगढ़ में है। अमरकंटक है, रिहांड यूपी में। रिहांद डैम, हाँ रिहांद यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और सिंगरौली जो हो गया वो मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद आपको यहाँ आ जाइए तो धुआरमन जो अहमदाबाद गुजरात, वनकवाड़ी हो गया आपका, ये हो गया गुजरात। साबरमती गुजरात। उसके बाद है ये एरिया देखिए उत्तर प्रदेश का है, पारीचा, पंकी एंड हरदुगंज। बरौनी, एक बिहार में आपका बरौनी है, ये देख रहे हैं ना, बरौनी तेल सोदा कारखाना जिसको कहते हैं। ये बोंगाई गांव इसको पढ़ा जाता है, ये असम में है बोंगाई गांव, इसमें भी थर्मल प्लांट है। दिल्ली फरीदाबाद, ये नामरूप है, ये असम में ही पड़ता है नामरूप। और फिर दिल्ली फरीदाबाद ये पूरा का पूरा आपका है, ये भी आपका हो गया ये थर्मल प्लांट। तो इस तरह से थर्मल प्लांट की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। थर्मल प्लांट की संख्या बहुत ज़्यादा है अगर आप देखें तो देश में, इंस्टेड ऑफ दिस। इसके बाद हम लोग जो है तो इस तरह से हमारा ये जो थर्मल पावर और न्यूक्लियर प्लांट का जो देखा हमने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट जो हमारे देश में अलग अलग एरिया में है, जो आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आगे का जो हमारा ये चिन्ह है, ये इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, द कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट थर्मल हाइडल पावर प्लांट लोकेटेड इन योर स्टेट, सोर्स देम इन द मैप ऑफ इंडिया। तो आगे अभी हम लोग देखेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और द ग्रोइंग कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हैज़ रिजल्टेड in the country becoming increasingly dependent on fossil fuels such as coal, oil and gas. Rising prices of oil and gas and their potential, जिस गति से हमारे देश में या विश्व में कहिए आप, नॉट ओनली देश, क्योंकि अगर तेल की बात करें, पेट्रोलियम कच्चा क्रूड ऑयल की बात करें तो इंडिया ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अगर क्रूड ऑयल कच्चा तेल का अगर कहीं ना कहीं कुआं है, वेल है, तो वो है अरब कंट्री में है और फिर अमेरिका में है। तो हाँ, तो अरब कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस तेल सप्लाई में। वी आर द इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल्स, इंडिया इज़ द इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। भारत क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा आयातक देश है, नॉट निर्यातक, आयातक देश है। मतलब 90% अपने कंजम्पशन का हम दूसरे कंट्री से मंगाते हैं। इसका नतीजा है कि हमारे देश में ऑयल की प्राइस हमेशा हाई रहती है। और अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि 110 रुपये लीटर पेट्रोल चला गया था हर बहुत। तो अभी जाकर 106 रुपीज़ कुछ पैसा पेट्रोल चल रहा है अपना बिहार आरा में, मैं बता रहा हूँ। सो राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल एंड गैस एंड देयर पोटेंशियल शॉर्टेज हैव रेज्ड अनसर्टेनिटीज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर। यानी कह रहा है यहाँ पर कि जिस गति से हम कंजम्पशन कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, उम्मीद है आने वाले कुछ वर्षों में, 50-60 वर्षों में इसकी कमी हो जाएगी। अगर इसका कोई और दूसरा अल्टरनेट नहीं खोजा गया तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्थिति बहुत ही भयावह है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए खास करके। तो पोटेंशियल शॉर्टेज हैव रेज्ड अनसर्टेनिटी अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर। अनसर्टेनिटी मतलब कोई निश्चितता नहीं है कि कब खत्म हो जाए। एक अनुमान लगाया गया है कि जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, कंजम्पशन हो रहा है, which in turn has serious
रिपरकशन। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। रिपरकशन का मतलब होता है रस्साकसी, यानी रस्साकसी आप यहाँ ये कह सकते हैं कि हम इस उधेड़ बूंद में पड़े हुए हैं कि क्या हम कितना खर्चा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कैसे बचाया जाए। जनसंख्या कंट्रोल से बचेगा या कुछ और अल्टरनेट उपाय है या कुछ और नई इसके एनर्जी मिल जाए मुझे इसके जगह पर। तो ये एक रिपरकशन हमारे ह्यूमन में वर्ल्ड में है ऑन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था की मुख्य जो जड़ है वो क्रूड ऑयल है, एनर्जी है। आप कोई भी एनर्जी को ले लीजिए, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल और डीजल पर बेस्ड है, और पूरा आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पूरी की पूरी बिजनेस उसी पर चलती है। इफ़ वी आर ट्रांसफरिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, कैरी करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी छोटी गाड़ियां हैं, सब मिला करके जितने गोडाउंस में जहाँ यहाँ से वहाँ लेकर सामान जाना है, या फिर रेडीमेड सामान हो या रॉ मटेरियल हो, कच्चा सामान जो अभी तैयार नहीं हुआ हो, वो सारे सामान के लिए धुलाई के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत है, और गाड़ी में ईंधन के जगह पर पेट्रोल और डीजल लगेंगे। तो कहने का सेंस ये है कि कुल मिलाकर के सिर्फ बसेस, ये गाड़ियाँ, ट्रक ही नहीं चलती है, हमारे यहाँ ट्रेन भी डीजल पर चलती है। जहाँ तक अगर आपको पता होगा तो दिस इज कॉल्ड द वन काइंड्स ऑफ द रिपरकशन, दिस इज कॉल्ड द वन काइंड्स ऑफ द रिपरकशन। ये एक रिपरकशन जो है, जो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये रस्साकसी एंड द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। सो मोर इवर इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो कॉज्ड सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और जिस तेज़ी से और भी हम लोग नए फ्यूल्स का रिसर्च कर रहे हैं, उसमें फॉसिल फ्यूल्स की बात हो रही है, तो वो बड़ा ही ज़्यादा ही हार्मफुल है। हेंस देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड टू यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एंड बायोमास। मैंने पहले भी बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर सोलर, ये अंडरलाइन कर लीजिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड जो चक्रवात होता है समुद्र में आता है जिस तेज़ी से, हाई टाइड इसको बोलते हैं। बायोमास आपको पता ही है, बायोमास जो है गोबर गैस प्लांट एंड एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल्स, कूड़ा कचरा से भी बिजली का आजकल उत्पादन होता है, अगर आपको पता है तो। दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। So India is blessed with an abundance of sunlight, water, wind and biomass. It has the largest programs for the development of these renewable energy resources. यानी बहुत सारी ऐसी प्रोग्राम चल रही है, प्रोसेस हो रहा है भारत सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, कि कैसे ऊर्जा की खपत को दूसरा अल्टरनेट व्यवस्था किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को इसकी जो कमी है उसकी पूर्ति हो सके। तो ये था आपका पूरा का पूरा एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन शॉर्ट में। एंड आगे हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। सो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। व्हेन सच एन अल्टरेशन इज मेड, much energy is released in the form of heat and this is used to generate electric power। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है, सिंपल समझ लीजिए कि एटॉमिक एनर्जी मतलब एटम से एटॉमिक प्लांट लगे हुए हैं, तो ऐसे नहीं होता, उससे जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसके फोर्स से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अभी हमारे देश वर्ल्ड के लिए। एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड दिस इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। सो यूरेनियम एंड थोरियम, ये दो प्रकार का जो माइंस है, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, रिएक्टर कह सकते हैं, प्लांट कह सकते हैं, वहाँ पर ये लगता है यूरेनियम एंड थोरियम। तो ये याद रखना है, आप अंडरलाइन कर लीजिए, यूरेनियम एंड थोरियम से ही ये एटॉमिक एनर्जी बनती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, तो एटॉमिक एनर्जी का सोर्स है वो यूरेनियम एंड थोरियम है। सो विच आर अवेलेबल इन झारखंड, देख लीजिए, विच आर अवेलेबल इन झारखंड, झारखंड जो बिहार से अलग हुआ है, एंड द अरावली रेंज ऑफ राजस्थान। अरावली कहाँ पर है, तो अरावली की पहाड़ियाँ, ये ज्योग्राफी एक और कंप्लीट हो रहा है आपका मैप, अरावली रेंज ऑफ राजस्थान, यानी अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर है,
राजस्थान में ये भी ध्यान में आपको हो जाएगा। और ये यूरेनियम एंड थोरियम अरावली की पहाड़ियों में पाया जाता है। तो ये भी हो गया आपका आर यूज टू जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। द मोनेजाइट सैंड्स ऑफ केरला, एक प्रकार का ये डस्ट है, स्टोन का डस्ट है। सो द मोनेजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज ऑल्सो रिच इन थोरियम, locate the 6 nuclear power station and find out the state in which they are located. नेक्स्ट है आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, जैसा कि आप सौर ऊर्जा जानते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आने वाले समय में इसकी ज़्यादा उपयोगिता बढ़ने वाली है। सोलर एनर्जी की अभी भी सोलर प्लांट बहुत सारे लगे हुए हैं जिससे बिजली तैयार होता है। बहुत सारी गाड़ियां जो है सोलर एनर्जी से चलती है। सो इंडिया इज़ ट्रॉपिकल कंट्री, इट हैज़ इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। भारत में बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं उससे बिजली बनाने के लिए, और ये अपने आप में एक अनूठा कंट्री है। सो फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये टेक्नोलॉजी है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सनलाइट को, सूरज की रोशनी को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देता है? बिजली में। सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। Some big solar power plants are being established in different parts of India. Some big power plant are being established in different parts of India, which will minimize the dependence of rural household or firewood and dung cakes। यानी जो पावर प्लांट कर रहे हैं, सोलर प्लांट जिसकी बात कर रहे हैं, इस सोलर प्लांट से जो गैस का खाना भी बनता है, बिजली भी का इस्तेमाल होता है। तो लकड़ियों से जो घरों में बनने वाला जो लकड़ी को चूल्हा जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए था, उसके जो अवशेष थे, उसके गैसेस जो बनते थे, उससे बचत हुई आपको। एंड काऊ डंग्स जो है, गोबर से बनता है, गोईठा जिसको आप लोग बोलते हैं, तो वो भी उससे भी लोग कम यूज में लोग आ गए। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल गैसेस का इस्तेमाल लोग करने लगे। सो विच इन टर्न द कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मैन्योर्स इन एग्रीकल्चर। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मैन्योर्स, जो कृत्रिम तरीके से खाद जो बन रहा है, उसकी बात हो रही है वहाँ पर। और ये आइए आप हम लोग देखते हैं 5.11 फिगर 5.11 सेज द सोलर ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट। सोलर, तो देखिए ऊपर में ये सोलर प्लांट कैसे लगा हुआ है। यहाँ पर प्लेट है, सोलर प्लेट, नॉट अ प्लांट, इट्स अ सोलर प्लेट। और सोलर प्लेट, ये वायर आया हुआ है वहाँ पर, उसमें बिजली उसको चार्ज हो रहा है बैटरी से, या उसका इलेक्ट्रोमीटर और भी मशीनें, ये लाइट जलाए हुए हैं। यहाँ पर चेक कर रहे हैं, दूध ले रहे हैं, लोगों से कलेक्शन कर रहे हैं। और ये दूध जो है, यहाँ से जो चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा अगला पॉइंट है विंड पावर। जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस किया था, ये चित्र को देख लीजिए, इमेज को। ये विंड मिल्स कहा जाता है। ये नगर कॉयल जो जगह है, ये किस तरह से 3 ब्लेड है, और वैसा ऊंचा स्थान पहाड़ों पर, जहाँ पर देखिए लगातार कैसे ये एक दूसरे से है, और ये यहाँ वायर इसके नीचे कनेक्ट होता है, और एक ऐसा स्टेशन बनाया जाता है उस स्पीड में उस टरबाइन को चलाने के लिए, वहाँ से वो मीटर ये चलता है। सो इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। अंडरलाइन कर लीजिए, तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई, है ना, आंध्र प्रदेश तक है ये। अपार्ट फ्रॉम दीज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप have important and wind farms. Nagarcoil and Jaisalmer are well known for effective use of wind energy in country, जो कि हम लोग देख रहे हैं। नागरकोइल, ये याद कर लीजिए भाई,
नागरकोइल एंड जैसलमेर। जैसलमेर आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जैसलमेर राजस्थान में है, ठीक है। जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। तो ये आगे हम लोग देखेंगे। बायोगैस, बायोगैस आप जानते हैं, बायोगैस बहुत ही उत्तम तरीका है इसका बनाने का। इसमें CO2 का उत्सर्जन उतना ज़्यादा नहीं है, नेचुरल है। श्रब्स मतलब झाड़ियाँ होती है, श्रब्स, फार्म्स वेस्ट मतलब फैक्ट्री का कूड़ा कचरा या और भी एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरियाज। यानी ये बायोगैस का प्लांट मैक्सिमम गांव में ज़्यादा लगाया जाता है, क्योंकि उसके लिए जो उसको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है बायोगैस के लिए, वो गांव में ही आसानी से मिल जाता है। अब बताइए, काऊ डंग जो है, गाय का गोबर जो है, वो कहाँ मिलेगा आपको? गांव में मिलेगा। एनिमल हस्बेंड्री जहाँ होगी, गाय का पालन, भैंस का पालन जो है, बैल का हो, जितने जानवरों का पालन जितनी ज़्यादा मात्रा में गांव में है, वहाँ शहरों में नहीं है। सो विच हैज़ हायर थर्मल efficiency in comparison to kerosene, dung cake and charcoal. So biogas plant are set up to municipal, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स। यानी कहने का मतलब ये है कि बायोगैस जो है, आप अपने खुद का भी प्लांट लगा सकते हैं छोटे छोटे, या महानगर पालिका और नगर पालिका आपको उसके लिए पैसे देती है कि आप लगाइए और उससे बिजली बनाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। तो कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स, द प्लांट यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट। गैस यानी गोबर गैस प्लांट हो गया इन रूरल एरियाज। ये द प्लांट यूजिंग कैटल डंग, गोबर गैस प्लांट इन रूरल एरिया। these provide twin benefits to the farmer in the form of energy and improve quality of soil। यानी कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि ट्विन बेनिफिट्स, ट्विन मतलब जुड़वा होता है। तो जुड़वा कैसे हो गया भाई? एक तो यहाँ पर बिजली भी बन रही है, और साथ में जो उसका निकल के जो तैयार हो जाता है, उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है खेतों में। खेत में जब जाता है तो उसका जो मैन्योर्स बनता है, वो बेस्ट क्वालिटी का मैन्योर्स होता है भैया, फर्टिलाइजर्स के लिए, नो हार्मफुल। तो ये हो गया आपका इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मैन्योर, है ना। बायोगैस इज बाय फार ऑफ मोस्ट efficient use of cattle dung. It improves the quality of manure and also prevents the loss of trees and manure due to burning of fuel woods and cow dung cakes. तो ये देखिए, यहाँ पर बायोगैस प्लांट को देख रहे हैं, क्या कचरा वचरा इसमें फिर किस तरह से बनाया हुआ है, इसमें लास्ट में गोबर गैस डलाएगा। तो ये प्लांट से यहाँ पर भी बिजली तैयार होगी, ये ढक दिया जाएगा। इसके बाद ये धरती से जो गर्मी बनेगी, उस गर्मी से जो फिर उसी फोर्स से वहाँ पर भी बिजली का जो, कुल मिलाकर सब में बिजली के लिए आपको टरबाइन को घुमाना है। टरबाइन को घुमा करके, जैसे घुमाइए आप, डायनेमो को जलाना है, डायनेमो जल गया, चल गया, बिजली बन गई। हर प्रोसेस में बिजली में, पानी का हो, कोयला का हो, थर्मल हो, न्यूक्लियर हो, सब प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ आपको। सो टाइडल एनर्जी, जो चक्रवात की बात हो रही थी टाइडल एनर्जी में, वो टाइडल एनर्जी में है आपका ओशियनिक इज ऑल्सो हैविंग द जियोथर्मल एनर्जी। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जियोथर्मल। तो ये धरती की जो गर्मी है अंदर का, इसका है। सो जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यानी धरती के आंतरिक जो हिस्सा है, उस आंतरिक हिस्से में जो गर्मी से जो टरबाइन को, फोर्स को चलाया जाना, बनाया जाना बिजली का, इसीलिए इसका नाम है जियोथर्मल एनर्जी। सो जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, वेयर द geothermal gradient is high. High temperatures are found at
shallow depth. Groundwater in such areas absorbed heat from the rocks and the becomes hot. यानी कम पानी जहाँ पर होता है, मैं बता दूँ आपको, शैलो वाटर कहाँ, जहाँ काई लगा हुआ पानी, और ये भी ऐसा माना गया है कि जहाँ पानी में फ्लो नहीं है, पानी रुक गया हो, तो वो पानी गर्म रहेगा। चट्टानों की गर्मी ये दिखा रहा है कि द ग्राउंड वाटर इन सच एरिया एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक्स, हीट फ्रॉम द रॉक्स, जस्ट अ मिनट, हीट्स फ्रॉम द rocks and becomes hot. So it is so hot that when it rises to the earth's surface, it turns into steam. This steam is used to drive turbines and generate electricity. सेम बात वही हो गई, मैंने बोला आपको हर बार आपको टरबाइन को घुमाना है, टरबाइन घुमा के डायनेमो को जलाना है, डायनेमो जल गया, इलेक्ट्रिसिटी बन गई। यही विधि है बिजली बनाने की। अब रह गई बात कि आप उसको फोर्स कहाँ से दे रहे हैं, बल कहाँ से दे रहे हैं, भाप से दे रहे हैं कि पानी से टरबाइन को घुमा रहे हैं, कि गर्मी से घुमा दे रहे हैं, हीट से घुमा दे रहे हैं, कैसे भी घुमा दे रहे हैं, हवा से घुमा दे रहे हैं, जिस चीज़ से घुमा दीजिए घूम गया टरबाइन, डायनामो जल गया, चल गया, बिजली बन गई। सो देयर आर सेवरल हंड्रेड्स हॉट स्प्रिंग्स इन इंडिया विच कुड बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. 2 experimental projects have been set up in India to harness geothermal energy. One is located in Parvati Valley near, ये important है, Parvati Valley near Manikaran in हिमाचल प्रदेश जानते ही हैं आप लोग. And the other is located is पुग्गा वैली, ये भी याद कर लीजिएगा कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। यानी ये जम्मू कश्मीर से अलग हट करके एक नया यूनियन टेरिटरी बना है, लद्दाख, आप लोग सुने हैं। तो लद्दाख में पुग्गा वैली में ये हो गया, 2 जगह हो गया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। सो एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सही बात है। अगर हमारा हमने बीच में भी बताया है, शुरुआत में भी बताया है कि हर इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं एनर्जी की ज़रूरत है। सो एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो या ट्रांसपोर्ट हो या कमर्शियल एंड डोमेस्टिक हो, सब में आप कहोगे एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर भी डीजल से चलेगा, हार्वेस्टर डीजल से चलेगा, एग्रीगेशन सिंचाई होगी मोटर से चलाइएगा, बिजली चाहिए, नहीं मोटर चलाइएगा पंप सेट चलाइएगा, डीजल चाहिए। कहीं भी आपको चूरा मिल में चूरा बना रहे हैं, धान बना रहे हैं, धान से चावल बना रहे हैं, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर एनर्जी पर बेस्ड है। इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल, डोमेस्टिक हो, नीड्स इनपुट ऑफ द एनर्जी। हर जगह एनर्जी की ज़रूरत है। मैंने पहले भी बोला था, अगर कच्चा तेल, क्रूड ऑयल की डिमांड है तो है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इम्प्लीमेंटेड सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद की बात हो रही है, नेसेसरली रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग इन अमाउंट्स ऑफ एनर्जी टू रिमेन ऑपरेशनल। एज अ रिजल्ट, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स हैज़ बीन steadily rising all over the country. In this background, there is an urgent need to develop a sustainable path of energy. अगर हम बात करेंगे सस्टेनेबल की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो पहले भी मैंने बताया है, आज फिर से मैं बता दूं आपको कि सस्टेनेबल एनर्जी हो गई ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि बिना नेचर को डैमेज किए हुए आप डेवलप कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज किए हुए। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आपका कच्चा तेल हो गया,
कोयला हो गया, तो ये सारे हैं। इन दिस बैकग्राउंड देयर आर एन अर्जेंट नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इस बात को समझिए, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मतलब कि एनर्जी को कैसे बचाया जाए, इसके लिए क्या प्रमोशन किया जाए, कैसे जागरूकता लाई जाए लोगों में। कम से कम व्हीकल का इस्तेमाल करना, बिजली की सामान, बल्ब हो, जो चीज़ें हो इस्तेमाल में नहीं हो तो उसका कम इस्तेमाल कीजिए। गाड़ी आप स्टार्ट किए हुए हो और बातें कर रहे हैं, रोक करके उसको ऑफ कर दीजिए। हर चीज़ की बात है यहाँ पर। तो ये प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। अब क्या कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैसी एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए जो उसको बार बार बन जाता हो। सोलर एनर्जी इज द बेस्ट एनर्जी, are the twin planks of sustainable energy. So India is presently one of the least energy efficient countries in the world. एकदम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है कि हम लोग बहुत कम एनर्जी उत्पादन करते हैं। तो इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी इफिशिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड। वी हैव टू अडॉप्ट अ cautious approach for the judicious use of our limited energy resources. For example, as concerned citizens, we can do our bit by using public transport. बिट मतलब कम से कम हम लोग इस्तेमाल करें पर्सनल गाड़ियों की, यानी कॉमन गाड़ियां इस्तेमाल करें। ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले दिल्ली में चलाया गया था कि भाई शेयरेबल कार या ऑटो का इस्तेमाल कीजिए। कार का, एक कार से ऑफिस निकल रहे हैं तो 4 लोगों को जाना है तो 4 लोग के सीट है उसमें यूज करें, एक दूसरे को पेमेंट कर दे। पर्सनल जो कार रख रहे हैं, रखने के लिए जगह नहीं है उतनी बिजली, तो ये शेयरेबल जो चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट पर होगा तो जाकर के सेव होगी एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, एज कंसर्न्ड सिटीजन्स वी कैन डू आवर बिट बाय यूजिंग पब्लिक transport system instead of individual vehicles. Switching of electricity when not in use, जब इस्तेमाल में नहीं है, using power saving devices and using non conventional source of energy. So after all, energy saved is energy produced. यानी कहने का मतलब है कि एनर्जी सेव करना ही एनर्जी प्रोड्यूस करने से ज़्यादा बेहतर तकनीक है। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। अब आप इसको समझिए, वर्ड बहुत छोटा है लेकिन बड़ा है। यानी कहीं ना कहीं एनर्जी को आप सेव कर रहे हैं तो एनर्जी पैदा कर रहे हैं, एक तरह से बचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा ना, तो बचा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेव कर रहे हैं तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एक तरह से। तो हमारे देश के लिए तो ये स्लोगन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस स्लोगन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद हम लोग नए चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। एनी वन चैप्टर इन ज्योग्राफी में, और कोई चैप्टर तो नहीं बचा है, इस चैप्टर एक चैप्टर है, लेकिन हम लोग ऐसे चलेंगे। एक ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक और हम लोग चलेंगे, दूसरा कोई ले लेंगे टुमारो, जिससे कि नए चैप्टर का ये हो जाए। इस बीच में आप लोगों को इस पूरे जो चैप्टर में, इस ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जो है, इसमें अभी भी किसी भी पॉइंट में किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो लिखें कि सर ये पॉइंट को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें। अगर सही तरीके से समझ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है ये कि आप इसको समझ पाए हैं। अदरवाइज़ आपको लगता है कि हाँ इसको समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, इसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि आप आपके द्वारा कि अगला कौन सा चैप्टर हम लोग शुरू करना चाहेंगे, किस सब्जेक्ट का। जो रिमेनिंग 3 जो हैं वो हिस्ट्री है, जो उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद आपका क्या है, इकोनॉमिक्स है। तो 3 और सब्जेक्ट हैं, और 1 बाय 1 बारी बारी करके हम लोग 1 एक चैप्टर हम लोग देखेंगे, जिससे कि टर्म 2 की सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपको समझ में भी आए। और इस गति से हम लोग चलेंगे, इस पेस से, कि हम लोगों को समय पर इसका रिवीजन कंप्लीशन हो जाए। और इस समय पर नहीं, साथ में हम लोग बीच में
इंग्लिश का भी लेंगे हम लोग, क्लासेस को करेंगे, जिससे कि आपको वो भी जो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उसको देखेंगे, सम ग्रामर पार्ट्स को देखेंगे। एट लास्ट थोड़ा सा हम लोग कंप्यूटर के भी पोर्शंस को देखेंगे। यानी टर्म 2 की 3 चैप्टर्स, 3 सब्जेक्ट का तो मैं कंप्लीटली बोल रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंगली हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। तो कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।